अगर यह फिल्म 10 साल पहले रिलीज हुई होती तो शायद तुम और मैं भी तसिहुआ यूनिवर्सिटी जैसी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते थे। भले ही बाद में हमने अपनी आधी जिंदगी फैक्ट्री में स्क्रू कसते हुए गुजार दी हो, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि शायद अभी भी देर नहीं हुई है। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी दिखने वाली लड़की से जिसका नाम था शौरा। उसकी पढ़ाई का हाल कुछ ऐसा था कि अगर परीक्षा में कोई छात्र अनुपस्थित न हो तो वह हमेशा आखिरी स्थान पर आती थी। घर में 3 बच्चे थे, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन, लेकिन उसके पिता की सारी उम्मीदें केवल बेटे लोंगताई पर टिकी हुई थी। पिता चाहते थे कि लोंगताई एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी बने और उनके अधूरे बचपन के सपने को पूरा करे। खुशकिस्मती से शौरा और उसकी बहन की माँ बेहद दयालु थी। उन्होंने न केवल बेटियों को पिता के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने शौरा की पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन स्कूल में शौरा को कुछ छात्राएं परेशान कर रही थीं। जब उसकी माँ शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंची तो उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा, ऐसी बातें किस स्कूल में नहीं होती। बच्चों को हर तरह के अनुभवों से गुजरना चाहिए ताकि वे बड़े होकर मजबूत बन सकें। दुनिया इतनी शक्तिशाली है, उसका विरोध करने से बेहतर है उसे स्वीकार कर लेना। ये सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया। क्या यही इस स्कूल की शिक्षा थी? शायद स्कूल प्रशासन के लिए एक कमजोर छात्रा पर होने वाला अत्याचार कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन माँ के लिए यह अस्वीकार्य था। इसलिए उन्होंने बिना देर किए शौरा का स्कूल बदल दिया। नया स्कूल एक ऐसी लड़कियों की संस्था थी जहां छात्राएं सीधे कॉलेज तक जा सकती थीं। वहां पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक लाना जरूरी नहीं था। माँ का मानना था कि अच्छे अंकों से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन। लेकिन जैसे ही शौरा नई कक्षा में पहुंची, 3 लड़कियां उसे एक कोने में ले गईं और उसकी स्कर्ट को कुछ सेंटीमीटर ऊपर कर दिया। इसी अजीब तरीके से उसकी नई दोस्ती की शुरुआत हुई। हमेशा अकेली रहने वाली शौरा को अब नए दोस्त मिल गए थे। माँ की इच्छा के अनुसार उसकी जिंदगी हंसी खुशी से भर गई। हालांकि किताबों का ज्ञान उसे लगभग कुछ भी नहीं मिला। मेकअप करना उसने खूब सीख लिया, लेकिन पढ़ाई में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा उसकी स्कर्ट पहले से भी छोटी होती चली गई। समय बीतता गया। चारों सहेलियां साथ साथ मिडिल स्कूल से हाई स्कूल पहुंच गईं। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें स्कूल की सबसे कमजोर कक्षा में रखा गया। कक्षा का माहौल बेहद अजीब था। शिक्षक मंच पर खड़े होकर ऐसे पढ़ाते जैसे कोई मशीन काम कर रही हो, और नीचे बैठे छात्र ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी खुले बाजार में घूम रहे हो। दोनों पक्ष पूरी तरह अलग दुनिया में जी रहे थे। कभी कभी शिक्षक गुस्से में आकर उन्हें डांटते और कहते, तुम लोग निकम्मों में भी सबसे बड़े निकम्मे हो। लेकिन छात्रों को इन बातों की आदत पड़ चुकी थी। वे बिना किसी परवाह के अपना काम करते रहते। स्कूल में पढ़ाई की चर्चा शायद ही कभी होती। स्कूल के बाहर तो उन्हें देखकर कोई यह भी नहीं कह सकता था कि वे छात्र हैं। वे अपनी उम्र की चमक दमक और रंगीन दुनिया में पूरी तरह डूबे हुए थे। आखिर उस उम्र में माता पिता ही बच्चों को जीवन की कठोर सच्चाइयों से बचाकर रखते हैं। इन्हीं वर्षों में शौरा और उसके पिता के बीच का रिश्ता और भी खराब होता गया। ऐसी ही जिंदगी चलती रही जब तक कि हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में शौरा के जीवन में एक और बड़ा मोड़ नहीं आया। एक दिन उसकी क्लास टीचर को उसके बैग में सिगरेट का एक पैकेट मिला। भले ही शिक्षिका को इन छात्रों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बात उनकी सीमा से बाहर थी। स्कूल प्रशासन भी तुरंत सक्रिय हो गया। हालांकि उन्होंने शौरा को एक प्रस्ताव दिया, अगर वह बाकी छात्रों के नाम बता दे जो उसके साथ सिगरेट पीते थे तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन शौरा ने अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद स्कूल ने उसके माता पिता को बुलाया। सबको लगा कि माँ उससे सच उगलवाने की कोशिश करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। माँ पूरी मजबूती से अपनी बेटी के साथ खड़ी रही। आखिरकार शौरा को अनिश्चित काल के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया। जब वह पूरी तरह हार मानने और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देने का सोच रही थी, तभी उसकी माँ ने उसे एक कोचिंग संस्थान में दाखिला दिला दिया। और वहीं उसकी मुलाकात उस इंसान से हुई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस शिक्षक का नाम था पिंगहान। पहली मुलाकात में ही शौरा ने पिंगहान सर पर गहरा प्रभाव छोड़ा। छोटी स्कर्ट, गहरा मेकअप और अजीब रंग के घुंघराले बाल। उसे देखकर कोई भी उसे एक बिगड़ी हुई लड़की समझ सकता था, लेकिन पिंगहान ने उसे डांटने के बजाय मुस्कुराकर कहा, तुम तो बहुत फैशनेबल लग रही हो, मेरी तरफ देखो, मैं तो कितना पुराना और बोरिंग दिखता हूँ। माहौल तुरंत हल्का हो गया। दोनों ने एक दूसरे का परिचय लिया। फिर पिंगहान ने उसकी पढ़ाई का स्तर जानने के लिए उसे एक टेस्ट पेपर दिया। नतीजा वैसा ही निकला जैसा उम्मीद थी। शौरा ने लगभग सब कुछ गलत कर दिया। पेपर पर फिर से एक बड़ा सा शून्य दर्ज हो गया, लेकिन पिंगहान ने उसे डांटा नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई अनमोल खजाना खोज लिया हो। वह बड़ी उत्सुकता से उसकी हर गलत सोच और जवाब को समझने लगे। शौरा एक भी सवाल सही नहीं कर पाई थी, फिर भी पिंगहान उसे एक अलग सोच वाली प्रतिभाशाली लड़की की तरह सराह रहे थे। आखिर कौन ऐसा होगा जिसे अपनी तारीफ करने वाला व्यक्ति पसंद न आए।
शाओरा भी धीरे धीरे उनकी बातों से प्रभावित होने लगी। इसी बातचीत के दौरान पिंगहान ने सुझाव दिया कि वह छिंगेंग यूनिवर्सिटी को अपना लक्ष्य बनाए, और हैरानी की बात यह थी कि शाओरा ने ये सुझाव मान भी लिया। घर लौटकर उसने पूरे आत्मविश्वास से माँ को बताया कि अब उसका लक्ष्य छिंगेंग यूनिवर्सिटी है। ये सुनकर माँ लगभग स्तब्ध रह गईं। माँ की हैरानी की वजह भी जायज थी। आखिर छिंगेंग यूनिवर्सिटी जापान की सबसे प्रतिष्ठित निजी यूनिवर्सिटियों में से एक थी। उसकी तुलना देश की शीर्ष विश्वविद्यालयों से की जाती थी और दुनिया भर में भी उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। शाओरा की बुनियादी पढ़ाई को देखते हुए सिर्फ 1.5 साल में वहां दाखिला लेना लगभग असंभव सपना लगता था। धीरे धीरे पिंगहान सर को भी एहसास होने लगा कि शाओरा का सामान्य ज्ञान और पढ़ाई का आधार बेहद कमजोर है। सिर्फ विषयों में ही नहीं, उसे कई बुनियादी बातें भी ठीक से नहीं पता थी। एक दिन पिंगहान ने उससे कहा, जापान का नक्शा बनाकर दिखाओ। शाओरा ने कुछ देर सोचा और कागज पर एक गोल घेरा बना दिया। ये देखकर आसपास बैठे छात्र भी हैरान रह गए, लेकिन शाओरा बड़ी खुशी से दोनों हाथों से वी का निशान बनाकर मुस्कुरा रही थी, मानो उसने कोई महान काम कर दिया हो। उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उस दिन घर लौटने के बाद उसे पता चला कि जिन सामान्य बातों के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम, वे उसकी छोटी बहन को भी अच्छी तरह आती हैं। उसी समय उसके पिता ने ताना मारते हुए कहा, तुम जैसी हालत में छिंगेंग यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो, लगता है उस कोचिंग वाले ने तुम्हारा दिमाग धो दिया है। मैं तुम्हारी पढ़ाई पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। जब माँ ने बेटी का पक्ष लेने की कोशिश की तो पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने पूरे परिवार को ही अपनी असफलता का कारण ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ये पूरा परिवार एक असफलता है। इस घर में सिर्फ लोनताई ही मेरी आखिरी उम्मीद है। पिता ने अपनी जिंदगी बदलने की सारी उम्मीद बेटे पर लगा दी थी और अपनी हर निराशा और असफलता का दोष पत्नी और बेटियों पर डाल दिया था। उनकी सोच में लड़कों को लड़कियों से बेहतर मानने वाली पुरानी मानसिकता गहराई तक बसी हुई थी। पिता को गलत साबित करने के लिए शाओरा ने पढ़ाई को पूरी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर कोचिंग पहुंचती, घर लौटकर घंटों तक किताबों में डूबी रहती। यहाँ तक कि जब वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती तब भी किताबें साथ लेकर जाती। शुरुआत में उसकी सहेलियों ने उसके बदलाव को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ कुछ दिनों का जोश है। वे सोचती थी कि 2-3 दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन एक दिन जब उन्होंने शाओरा की किताबें देखीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह सचमुच मेहनत कर रही है। छिंगेंग यूनिवर्सिटी का सपना उसके लिए कोई मजाक नहीं था। एक बार दोस्तों के साथ बाहर घूमने के बाद जब सबने दूसरी जगह जाने का कार्यक्रम बनाया तो शाओरा ने मना कर दिया। वह जल्दी जल्दी घर लौटना चाहती थी ताकि पढ़ाई कर सके। डूबता हुआ सूरज क्षितिज पर झुका हुआ था। उसकी सुनहरी रोशनी मानो उस लड़की का रास्ता रोशन कर रही थी जो अपने भविष्य की ओर दौड़ रही थी। चाहे नतीजा कुछ भी हो, उसका ये संघर्ष देखने वालों के दिल को छू जाता था। एक सुबह कोचिंग सेंटर के बाहर अचानक हलचल मच गई। एक और समस्या पैदा करने वाला छात्र अपनी मां द्वारा लगभग घसीटकर वहां लाया गया था। उसके परिवार की 3 पीढ़ियां वकील रही थीं, इसलिए उसके माता पिता चाहते थे कि वह भी कानून पढ़े और आगे चलकर वकील बने। लेकिन लड़के को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसे सिर्फ वीडियो गेम खेलना पसंद था। पिंगहान सर ने बहुत जल्दी उसकी समस्या समझ ली। असल में लड़के के अंदर जबरदस्त विद्रोही स्वभाव था। माता पिता जितना उसे किसी काम के लिए मजबूर करते, वह उतना ही उसके खिलाफ जाता। धीरे धीरे यह विद्रोह आत्मविनाश की ओर बढ़ने लगा। वह अपनी ही जिंदगी खराब करके माता पिता से बदला लेना चाहता था। लेकिन पिंगहान सर ने उससे कुछ ऐसी बातें की कि वह स्वेच्छा से कोचिंग में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर शाओरा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आपने उसे कैसे मना लिया? पिंगहान मुस्कुराए और बोले, मैंने सिर्फ उसे बदला लेने का एक और भी क्रूर तरीका दिखाया है। शाओरा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी। पिंगहान ने कहा, वह खूब मेहनत करे, कानून की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और फिर वकील बनने से साफ इनकार कर दे। इससे उसके माता पिता को ज्यादा बड़ा झटका लगेगा। ये सुनकर सभी हंस पड़े। यही पिंगहान सर की अनोखी शिक्षण शैली थी। वे हर छात्र की क्षमता, स्वभाव और कमजोरियों को समझकर उसके अनुसार पढ़ाते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं था, वे छात्रों के अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना चाहते थे। वे कठिन विषयों को मजेदार उदाहरणों के साथ समझाते। इस तरह छात्र बिना महसूस किए बहुत कुछ सीख जाते। किसी भी छात्र ने चाहे कितनी ही छोटी प्रगति क्यों न की हो, पिंगहान सर हमेशा उसकी ईमानदारी से प्रशंसा करते। यही प्रशंसा छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। एक दिन बातचीत के दौरान पिंगहान ने कहा, जब मैं जवान था तब बहुत हैंडसम हुआ करता था। मेरे लंबे लंबे बाल थे। शाओरा तुरंत उत्साहित हो गई। सच में, मुझे आपकी तस्वीर देखनी है। लेकिन पिंगहान ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम गर्मियों की छुट्टियों में पूरी मिडिल स्कूल अंग्रेजी खत्म कर लो, तब मैं तुम्हें तस्वीर दिखाऊंगा। शाओरा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं कर लूंगी। बस इतनी सी बात थी। लेकिन उसी चुनौती ने उसे पूरी गर्मी की छुट्टियों में लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया।
उसने दिन रात मेहनत की। आखिरकार टेस्ट में उसने शानदार अंक हासिल किए। वादा निभाते हुए पिंगहान ने अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई, लेकिन तस्वीर देखते ही पूरी कक्षा हंसी से गूंज उठी। जिसे वह हैंडसम कह रहे थे, वह सभी को बेहद देहाती और अजीब लग रहा था। हंसी मजाक के बीच पिंगहान ने अपने छात्र जीवन की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे भी कभी बहुत कमजोर छात्र थे। उनके शिक्षक तो उनकी पढ़ाई की तुलना आखिरी चरण की बीमारी से करते थे, लेकिन अपने अनुभव से उन्होंने एक बात सीखी थी, दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से मूर्ख नहीं होता। हर व्यक्ति की प्रतिभा अलग होती है। समस्या यह है कि एक जैसी शिक्षा प्रणाली में बहुत से बच्चे पीछे छूट जाते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी छोटी सी कोचिंग संस्था शुरू की, जहां हर छात्र को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाया जाता था। नया सत्र शुरू हुआ। शाओरा का निलंबन भी समाप्त हो गया और वह फिर से स्कूल लौट आए, लेकिन लगातार मेहनत और कम नींद की वजह से वह कक्षा में झपकी लेने लगी। एक दिन शिक्षक को पता चला कि वह छिंगेंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही है। ये सुनकर उन्होंने पूरी कक्षा के सामने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास तो छिंगेंग यूनिवर्सिटी के शौचालय साफ करने की भी योग्यता नहीं है। फिर वे हंसते हुए बोले, अगर तुम सचमुच छिंगेंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो तो मैं पूरे कपड़े उतारकर मैदान के 3 चक्कर लगाऊंगा। शाओरा ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ठीक है, ये वादा रहा। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उस चुनौती के कुछ समय बाद एक दिन क्लास टीचर सीधे पिंगहान सर की कोचिंग में पहुंचे। संयोग से शाओरा ने उन्हें वहां जाते हुए देख लिया। जिज्ञासा में वह चुपचाप उनके पीछे पीछे चली गई। अंदर पहुंचकर उसने उनकी बातचीत सुन ली। क्लास टीचर का मानना था कि पिंगहान सर ने शाओरा को अवास्तविक सपने दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा, वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसे पढ़ने के बजाय दिन में सपने देखने की आदत लग गई है। इसके बाद उन्होंने आंकड़ों से भरी एक रिपोर्ट सामने रखी। उन्होंने समझाया कि छिंगेंग यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए छात्रों का मूल्यांकन स्तर कम से कम 70 होना चाहिए। ऐसे छात्र पूरे परीक्षार्थियों में केवल लगभग 2% होते हैं, जबकि शाओरा का मूल्यांकन स्तर सिर्फ 30 था। वह उन छात्रों में शामिल थी जो सबसे नीचे गिने जाते थे। शिक्षक के अनुसार ये लक्ष्य उसके लिए पूरी तरह अवास्तविक था, लेकिन पिंगहान सर शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर संभावना शून्य नहीं है तो कोशिश करना बेकार नहीं है। शाओरा ने ये सारी बातचीत सुन ली। उसके मन पर गहरा असर पड़ा। उसे पहली बार साफ साफ समझ आया कि उसके और उसके सपने के बीच कितनी बड़ी दूरी है। लेकिन उसी समय एक और व्यक्ति उसके लिए संघर्ष कर रहा था। वह थी उसकी माँ। कोचिंग की फीस और अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए माँ दिन रात काम कर रही थी। घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ वह अतिरिक्त काम भी करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने परिवार की बचत और बीमा की रकम तक निकालने का फैसला किया। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने अपनी छोटी बेटी से भी राय मांगी। बहन ने बिना किसी झिझक के कहा, अगर ये दीदी के काम आ सकता है तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। शाओरा की मेहनत और माँ का त्याग पूरे परिवार को दिखाई दे रहा था। सिर्फ पिता ही थे जो अभी भी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। समय बीतता गया। अब शाओरा का अपनी सहेलियों के साथ मिलना जुलना कम होता जा रहा था, लेकिन जब भी वे मिलती उसके बैग में किताबों की संख्या पहले से ज्यादा होती। चाहे आसपास कितना भी शोर क्यों न हो, वह पूरी तरह पढ़ाई में डूबी रहती। उसकी सहेलियां ये सब चुपचाप देख रही थीं। एक दिन वे सभी साथ में नहाने के लिए सार्वजनिक स्नान घर गईं। वहीं उन्होंने अचानक घोषणा कर दी, अब से हम तुम्हें अपने साथ घूमने के लिए नहीं बुलाएंगी। शाओरा ये सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उनकी आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी। वे जानती थी कि शाओरा अपने सपने के लिए लड़ रही है। अगर वे उसे बार बार बाहर बुलाएंगी तो उसका ध्यान भटक सकता है। वे खुद को उससे दूर कर रही थी ताकि वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख सके। यही उनकी दोस्ती की सच्ची परीक्षा थी। पिछले कई महीनों से शाओरा के कानों में 2 तरह की आवाजें गूंज रही थीं। एक तरफ पिंगहान सर और माँ का उत्साहवर्धन, दूसरी तरफ पिता और क्लास टीचर के ताने। लेकिन चाहे जितनी आलोचना मिली हो, उसने कभी रुकना नहीं चुना। उसके संघर्ष, उसका अकेलापन, उसकी थकान, इन सब का दर्द सिर्फ वही जानती थी। धीरे धीरे हाई स्कूल का अंतिम वर्ष आ गया। लगातार 1 साल की मेहनत के बाद उसके अंकों में आश्चर्यजनक सुधार दिखाई देने लगा। लेकिन पिंगहान सर जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी है। एक दिन उन्होंने छिंगेंग यूनिवर्सिटी के पुराने प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र उसके सामने रख दिए। शाओरा ने उन्हें हल करने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसके चेहरे का आत्मविश्वास गायब हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह अभी सिर्फ शुरुआती रेखा से थोड़ा आगे बढ़ी है। मंजिल अभी भी बहुत दूर है। उसके और सपने के बीच अब भी विशाल दूरी मौजूद थी। यह एहसास उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। पहली बार उसके मन में हार मानने का विचार आया। उसी समय पिंगहान सर ने उसके सामने एक अंडा रखा। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह अंडा सीधा खड़ा हो सकता है? शाओरा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह असंभव है। पिंगहान ने बिना कुछ कहे अंडे को हल्का सा समायोजित किया और कुछ ही क्षण बाद अंडा सचमुच सीधा खड़ा हो गया। शाओरा आश्चर्य से उसे देखने लगी। पिंगहान मुस्कुराते
मुस्कुराए और बोले, जब तक परिणाम सामने नहीं आता तब तक कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर शुरुआत में ही हम किसी संभावना को नकार दें तो वह सचमुच असंभव बन जाती है। उनकी बातों ने शाओरा को फिर से ऊर्जा से भर दिया। उसने दोबारा पूरी ताकत से मेहनत शुरू कर दी। जो लड़की पहले फैशन और मेकअप में डूबी रहती थी, उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए, भारी मेकअप हटाकर सादगी अपना ली। उसकी आंखों में अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ता दिखाई देती थी। वह जानती थी कि जितनी बड़ी मेहनत होगी उतना बड़ा दबाव भी होगा, लेकिन उसने खुद को संभालने का तरीका खोज लिया था। जब कभी तनाव असहनीय हो जाता, वह तकिए में चेहरा छिपाकर एक जोरदार चीख मारती, फिर अगले ही पल दोबारा पढ़ाई में जुट जाती। लेकिन जीवन हमेशा मेहनत का तुरंत पुरस्कार नहीं देता। पहली मॉक परीक्षा का परिणाम आया। उसका प्रदर्शन उम्मीद से बहुत कम था। फिर भी पिंडहान सर ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम्हारी संभावना सिर्फ 2% थी, अब कम से कम 20% तो हो गई है। लेकिन दूसरी मॉक परीक्षा में भी नतीजा अच्छा नहीं आया। लगातार 2 असफल प्रयासों ने उसके आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुँचाई। थकान, अकेलापन, निराशा और दर्द उसके भीतर जमा होने लगे। उसकी डायरी के पन्ने आंसुओं और शिकायतों से भरने लगे। वह सोचती, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मुझे वह परिणाम क्यों नहीं मिल रहा जिसकी मुझे उम्मीद है। क्या मैं शुरू से ही एक असंभव सपना देख रही थी। आखिरकार एक दिन वह पूरी तरह टूट गई। वह पिंडहान सर के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, अगर मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आवेदन करूं तो। लेकिन पिंडहान सर ने उसे हार मानने नहीं दी। उन्होंने कहा, कम से कम आखिरी क्षण तक डटी रहो। अगर तुम अभी पीछे हट गई तो शायद जीवन भर सोचती रहोगी कि क्या होता अगर तुमने अंत तक कोशिश की होती। पिंडहान सर की बात सुनने के बाद भी शाओरा के मन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वह जानती थी कि मेहनत का परिणाम या तो सफलता होगा या असफलता, लेकिन उसे इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं उसकी सारी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। वह हार भी नहीं मानना चाहती थी और आगे बढ़ने का साहस भी खोती जा रही थी। इसी उलझन में एक दिन वह अपनी माँ के कार्यस्थल पर पहुंची। वहां उसने अपनी माँ को काम करते हुए देखा। दिन रात की मेहनत, थका हुआ चेहरा और लगातार जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब देखकर उसके मन में गहरी ग्लानि पैदा हुई। उसे लगा कि उसकी वजह से माँ इतना कष्ट सह रही है। बारिश हो रही थी, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन बारिश ने उन्हें छिपा लिया। हालांकि बारिश उसकी आंखों के आंसू छिपा सकती थी, उसके टूटे हुए मन को नहीं। उस दिन घर लौटने के बाद माँ ने उससे कहा, अगर तुम थक गई हो तो छोड़ देने में भी कोई बुराई नहीं है। शाओरा ये सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी माँ हमेशा इतनी कोमल क्यों रहती है। तब माँ ने उसे अपने अतीत की एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा, जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम्हारे पिता काम में इतने व्यस्त रहते थे कि घर पर बहुत कम समय दे पाते थे। तुम दिन रात रोती रहती थी। मैं लगातार कई दिनों तक ठीक से सो भी नहीं पाती थी। एक दिन मैं पूरी तरह टूट गई और गुस्से में तुम पर चिल्ला पड़ी। मैंने कहा था, कृपया रोना बंद कर दो, मुझे और परेशान मत करो। लेकिन तभी अचानक तुमने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे तुम कह रही हो, माँ मत रो, मैं यही हूँ। उस पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि जब तक मैं तुम्हारी मुस्कान देख सकती हूँ तब तक मैं खुश हूँ। तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ की बातें सुनकर शाओरा की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि माँ के लिए छिंडेंग यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी खुशी थी। उधर पिता का रवैया बिल्कुल अलग था। उन्होंने हमेशा लोंगताई को अपने सपनों को पूरा करने का साधन माना था। अगर लोंगताई जरा भी ढील देता तो उसे डांट और मार झेलनी पड़ती। आखिरकार एक दिन लोंगताई का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में पिता को धक्का देकर दूर कर दिया और चिल्लाया, मुझे बेसबॉल पसंद नहीं है। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, कभी पेशेवर खिलाड़ी नहीं बन सकता। शाओरा को लगा कि उसका भाई बहुत जल्द हार मान रहा है। आखिर उसने अपना पूरा बचपन इसी खेल को दिया था। लेकिन लोंगताई ने उसकी तरफ देखकर कहा, हम सब एक ही परिवार के हैं, फिर भी हम एक दूसरे को दुख देकर क्यों जी रहे हैं। उसकी बात ने शाओरा को अंदर तक झकझोर दिया। पिता ने जिस तरह अपने बेटे पर अपने सपनों का बोझ डाल दिया था, उसी तरह परिवार के बाकी सदस्य भी अपने अपने दर्द में घुट रहे थे। कुछ दिनों बाद पिता को पता चला कि लोंगताई ने बेसबॉल क्लब छोड़ दिया है। उन्होंने बिना पूछे ऐसा फैसला कर लिया था। ये सुनकर पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने लोंगताई की बुरी तरह पिटाई कर दी, क्योंकि बेटे का यह फैसला सिर्फ खेल छोड़ना नहीं था, यह उनके अधूरे सपनों का टूटना भी था। असल में लोंगताई के पास कभी कोई विकल्प था ही नहीं। वह बचपन से पिता की इच्छाओं की कैद में जी रहा था। उसे हमेशा पिता की परछाई बनकर रहना पड़ा। लेकिन इस बार माँ भी चुप नहीं रही। सालों से दबा हुआ उनका गुस्सा आखिरकार बाहर आ गया। उन्होंने पहली बार खुलकर पिता का विरोध किया। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। लेकिन लोंगताई के दिल में जमा दर्द इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ।
वह घर छोड़कर भाग जाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन शाओरा उसे ढूंढते हुए बाहर पहुंची। वह कुछ बिगड़े हुए लड़कों के साथ घूम रहा था। शाओरा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लोंगताई ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, तुम्हें मुझे समझाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम भी तो हार मानने वाली थी। ये शब्द शाओरा के दिल में गहरे उतर गए। उस रात घर लौटने के बाद उसने माँ से एक अनुरोध किया। वह छिंगेंग यूनिवर्सिटी को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। कुछ समय बाद माँ उसे वहाँ लेकर गई। जैसे ही वह परिसर में दाखिल हुई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहाँ के छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हर तरफ पढ़ाई का वातावरण था। लाइब्रेरी, कक्षाएं, गलियारे, सब जगह एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही थी। शाओरा धीरे धीरे उस माहौल में खो गई। उसका आत्मविश्वास फिर से लौटने लगा। माँ ने कहा, आओ यहाँ एक तस्वीर खिंचवा लेते हैं, लेकिन शाओरा ने मुस्कुराकर मना कर दिया। उसने कहा, अगले साल वसंत में तस्वीर खिंचवाएंगे, जब मैं यहाँ की छात्रा बन जाऊंगी। उस क्षण उसे अपने सपने पर पहले से कहीं अधिक विश्वास था। घर लौटते लौटते रात हो गई, लेकिन शाओरा सीधे कोचिंग पहुँच गई। उसने पिंगहान सर से कहा, मुश्किलों से भागना आसान है, लेकिन अगर मैं आज पीछे हट गई तो पूरी जिंदगी पछताऊंगी। मैं अंत तक छिंगेंग यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश करना चाहती हूँ। चाहे परिणाम कुछ भी हो, कम से कम मुझे अफसोस नहीं रहेगा। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई थी। समय तेजी से बीतता गया और चौथी मॉक परीक्षा का दिन आ गया। परिणाम आने के बाद शाओरा ने शांत चेहरे के साथ अपनी मार्कशीट पिंगहान सर को दी। मार्कशीट देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। आखिरकार उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे गई थी। इतनी लंबी मेहनत के बाद पहली बार सपना वास्तव में संभव लगने लगा था। पिंगहान सर खुशी से घर की ओर दौड़ पड़े ताकि यह खुशखबरी अपने परिवार के साथ बांट सकें। लेकिन जब शाओरा घर पहुंची तो उसे माहौल कुछ अलग लगा। घर के अंदर असामान्य शांति थी। इसी बीच पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। उन्होंने लोंगताई के सारे बेसबॉल उपकरण इकट्ठा किए और उन्हें जला दिया। फिर बेटे से कहा, अब तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार जीने की जरूरत नहीं है। जाओ और वह करो जो तुम सचमुच करना चाहते हो। लेकिन लोंगताई के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह उलझन में था, क्योंकि भले ही उसे बेसबॉल पसंद नहीं था, लेकिन उसने पूरी जिंदगी उसी के लिए समर्पित की थी। अब उसके पास कोई दूसरा सपना भी नहीं था। उसी समय शाओरा ने अपनी मार्कशीट उसके सामने रख दी। हालांकि उसका ग्रेड अभी भी सर्वोच्च नहीं था, लेकिन उसकी प्रगति अविश्वसनीय थी। अब उसके पास लगभग 50% संभावना थी कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। जो कभी असंभव माना जाता था, वह अब वास्तविकता के करीब पहुंच चुका था। आखिरकार विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का समय आ गया। पिंगहान सर ने शाओरा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके आवेदन पत्र भरने में मदद की। 3 विकल्पों में से 2 छिंगेंग यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभाग थे। सुरक्षा के लिए तीसरे विकल्प के रूप में दूसरी यूनिवर्सिटी भी रखी गई। परीक्षा में सिर्फ 2 महीने बचे थे, लेकिन पूरी तरह पढ़ाई में डूबी शाओरा के लिए ये समय पलक झपकते बीत गया। फिर वह दिन भी आ गया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। परीक्षा के दिन भारी बर्फबारी हो रही थी। सड़कों पर यातायात बाधित था। ऐसी स्थिति में परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचना भी चुनौती बन गया। तभी पिता आगे आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें खुद परीक्षा केंद्र छोड़ूंगा। शाओरा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि यही वह व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा उसके सपनों का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज वही व्यक्ति उसके साथ खड़ा था। रास्ते भर पिता कभी खुद को दोष देते रहे, कभी बेटी का हौसला बढ़ाते रहे। शाओरा खिड़की से बाहर देखते हुए चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति बर्फ में फंस गया है। पिता तुरंत गाड़ी से उतरे और उनकी मदद की। आखिरकार वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच गए। गाड़ी से उतरते समय शाओरा ने बिना पीछे देखे पिता से एक बात कही। उन कुछ शब्दों ने पिता बेटी के बीच की दूरी को काफी हद तक मिटा दिया। पिता की हौसला अफजाई के साथ वह आत्मविश्वास से परीक्षा केंद्र में दाखिल हुई। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। जापान की विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त परीक्षा होती है। दूसरा चरण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा होती है। शाओरा ने सफलतापूर्वक पहला चरण पार कर लिया। अब उसे छिंगेंग यूनिवर्सिटी की आंतरिक परीक्षा देने का अवसर मिल गया था। परीक्षा से एक रात पहले उसने पिंगहान सर को एक धन्यवाद पत्र दिया। जवाब में पिंगहान सर ने उसे एक खास उपहार दिया। वह एक कॉफी का डिब्बा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सफलता। लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। परीक्षा से पहले वही कॉफी पीने के कारण शाओरा का पेट खराब हो गया। परीक्षा शुरू होते ही उसे बार बार शौचालय जाना पड़ा। निगरानी शिक्षक उसे बार बार साथ लेकर जाते रहे। समय लगातार निकलता जा रहा था और उसके साथ साथ शाओरा का आत्मविश्वास भी टूटता जा रहा था।
उस दिन की परीक्षा उसके लिए बेहद खराब रही। शाम को माँ ने उसे पहले ही बधाई देने के लिए फोन किया, क्योंकि पिंगहान सर ने बताया था कि परीक्षा के प्रश्न वही थे जिनमें शौर्या सबसे अच्छी थी। लेकिन शौर्या को सच्चाई पता थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने मौका खो दिया है। अगले दिन निबंध परीक्षा थी। यह उसका कमजोर विषय था, फिर भी उसने पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी सोच और अनुभवों से भरा एक निबंध लिखा। कुछ समय बाद साहित्य विभाग के परिणाम घोषित हुए। शौर्या का नाम चयनित छात्रों की सूची में नहीं था। उसने सिर्फ एक बात कही, माफ कीजिए। पिंगहान सर ने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी समग्र नीति विभाग का परिणाम आना बाकी है, लेकिन अंदर ही अंदर सभी जानते थे कि वहाँ निबंध का महत्व और भी अधिक था, इसलिए उम्मीदें बहुत कम थीं। पिंगहान सर ने सबसे खराब परिणाम के लिए खुद को तैयार कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर शौर्या असफल हो गई तो उन्हें उसे आगे बढ़ने की ताकत देनी होगी, इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक लंबा पत्र लिखा। दूसरी ओर शौर्या ने परिणाम की चिंता कुछ दिनों के लिए छोड़ दी। वह अपनी सहेलियों के साथ समय बिताने लगी। लंबे संघर्ष के बाद वह पहली बार खुलकर हंसी थी। फिर वह दिन आ गया। समग्र नीति विभाग का परिणाम घोषित होना था। शौर्या ने शांत मन से वेबसाइट खोली। अगले ही क्षण उसकी आंखें फैल गईं। वह चयनित हो चुकी थी। उसे छिंगयिंग यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया था। सालों की मेहनत, आंसू, संघर्ष, निराशा और उम्मीदें उसी क्षण एक साथ उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ, बहन, भाई, दोस्त और पिंगहान सर, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा में सफलता नहीं थी, यह उन सभी लोगों की जीत थी जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। यहाँ तक कि वह क्लास टीचर भी, जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अपना वादा निभाने के लिए मजबूर हो गया। कुछ समय बाद छिंगयिंग यूनिवर्सिटी जाने के रास्ते में शौर्या ने पिंगहान सर का लिखा हुआ पत्र खोला। पत्र में लिखा था, इतने बड़े लक्ष्य के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करने का यह अनुभव भविष्य में तुम्हें हमेशा शक्ति देगा। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, अपनी मुस्कान को हमेशा बनाए रखना, सिर ऊंचा करके पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ना। मेरे लिए तुम्हारी यही बात सबसे प्रिय है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है। ऊपर से देखने पर यह एक कमजोर छात्रा के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की कहानी लगती है, लेकिन वास्तव में यह उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्हें दुनिया कभी बेकार समझ लेती है। जिस क्षण शौर्या ने अपने ऊपर लगा निकम्मी होने का लेबल तोड़ा, उसी क्षण कहानी का असली अर्थ सामने आया। उसने ये साबित किया कि प्रतिभा ही सब कुछ तय नहीं करती। कभी कभी चमत्कार केवल लगातार बहाए गए पसीने, अटूट विश्वास और हार न मानने वाले साहस का दूसरा नाम होता है। पिंगहान सर ने उसे सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उसे खुद पर विश्वास करना सिखाया। माँ का हर प्रोत्साहन और हर सांत्वना उसके लिए दुनिया के कठोर फैसलों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन गई। लेकिन फिल्म का संदेश यह नहीं है कि सिर्फ मेहनत करोगे तो जरूर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाओगे, और न ही यह कि मेहनत का फल हमेशा सफलता ही होगा। इस कहानी का असली संदेश इससे कहीं बड़ा है। हर साधारण इंसान के भीतर अपनी किस्मत बदलने की शक्ति होती है। वह शक्ति तब दिखाई देती है जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और फिर भी हम सिर उठाकर आगे बढ़ते हैं। वह उन अनगिनत रातों में छिपी होती है जब हम हार मानना चाहते हैं लेकिन फिर भी डटे रहते हैं। और सबसे बढ़कर वह खुद पर विश्वास करने के साहस में छिपी होती है। इसीलिए इस संघर्ष का सफर मंजिल से भी ज्यादा मूल्यवान है। और इसी वजह से मैं हर उस इंसान से कहना चाहता हूँ जो ये कहानी सुन रहा है, हिम्मत मत हारो, तुम बहुत शानदार हो, तुम ये कर सकते हो।